किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार वहां की शिक्षा व्यवस्था होती है। भारत राजनीतिक रूप से 1947 में ही स्वतंत्र हो चुका है, किंतु आज भी वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पराधीनता झेल रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इन पराधीनताओं को जड़ से मिटाने के लिए वर्ष 2016 में भारत सरकार के समक्ष भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय शिक्षा बोर्ड का विचार प्रस्तुत किया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. विदेशी और मैकाले द्वारा दी गई विभाजनकारी शिक्षा पद्धति का स्वदेशी विकल्प है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य भारत के नौनिहालों को आधुनिक शिक्षा के साथ तकनीकी और भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा से जोड़ना है। इसके माध्यम से देश के युवक युवतियों में नूतन ज्ञान विज्ञान का समावेश, दिव्य व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता का विकास और चरित्र निर्माण पर बल रहेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित सीबीएसई की ही तरह संचालित बोर्ड है, जो पूर्णतः प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्र है। पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह जी भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड मैकाले की विषाक्त शिक्षा का अमृत समाधान है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, और उसको बड़े अर्थों में कहें तो ये शिक्षा की आज़ादी का आंदोलन है। 1835 में जो मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके संस्कारों पर, संस्कृति पर आधारित भारतीय शिक्षा पद्धति का विनाश करके केवल अक्षर बोध पर आधारित, केवल क्लर्क बनाने के लिए भारत में और फिर पूरे विश्व में जो एक यांत्रिकी शिक्षा पद्धति चल रही है, जिसमें अक्षर बोध है, भाषा बोध है, विषय बोध भी है, लेकिन आत्मबोध नहीं है। मनुष्य में जो प्रकृति और परमेश्वर ने अपरिमित सामर्थ्य दे रखा है, उसका बोध नहीं। व्यक्ति में वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व गढ़ा जा सके, जिससे एक व्यक्ति के भीतर वो विराटता पैदा हो कि वह पूरी समष्टि में दिव्यता का, शुभ का आधान कर सके। वो काम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हमारे एक ऋषि तुल्य हमारे देवात्मा हैं, आदरणीय श्री एनपी सिंह जी, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। और ये एक नया अनुष्ठान है जिसमें अब एक बहुत बड़े संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, पतंजलि गुरुकुलम क्या है, आचार्य कुलम क्या है, ये शिक्षा की आज़ादी की एक अभिनव क्रांति क्या है, इस संदर्भ में आज पूरा हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मेरे साथ यहाँ पर हमारे पूज्य आचार्य ईशदेव जी हैं, जो हमारे पतंजलि गुरुकुलम के प्राचार्य हैं। पूज्य साध्वी देवप्रिया जी हैं, जो पतंजलि विश्वविद्यालय को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वहाँ जो हमारे एंसेंट ओरिएंटल स्टडीज़ हैं, भारत की जो प्राच्य विद्या संकाय की वो अध्यक्षा हैं, और महिला पतंजलि योग समिति की मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, उसका राष्ट्रीय नेतृत्व कर रही हैं। और मेरे साथ जैसे मैंने कहा श्रद्धेय हमारे एनपी सिंह साहब हैं, जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, और हमारी पूज्या साध्वी देवश्रुति जी हैं, और देवश्रुति जी हमारे देवप्रयाग में जो पतंजलि गुरुकुलम चल रहा है उसकी प्राचार्य हैं।
हमारे पतंजलि गुरुकुलम जो कन्याओं के लिए चलता है, उसकी 2 शाखाएं हैं बड़ी। एक हरिद्वार में है, जहां पूज्य साध्वी देवमयी जी, पूज्य साध्वी देव वरेण्य जी और देव सुधा जी, देवांजलि जी, बहुत सी हमारी पूज्य साध्वी बहनें बहुत उसके लिए तपश्चर्या करती हैं। और एक देवप्रयाग में है। और हमारी पूज्य साध्वी बहन देवस्वरूपम जी हैं, जो कठिन चुनौतियों, संघर्षों और तमाम झंझावातों के बीच में, अभावों में और तमाम तरह के संकटों और समस्याओं के बीच में समाधान खोजती हुई एक बहुत बड़ा प्रशस्त कार्य पूर्वांचल में कर रही है। और उसमें मुख्य केंद्र असम है, इसके साथ साथ अरुणाचल भी है। आगे बहुत कुछ उस सेवाओं को विस्तार देना है। तो पूज्य साध्वी देवस्वरूपम जी हैं जो असम से हैं, और हमारे पूज्य स्वामी दिव्य देव जी महाराज, और उनके साथ में हमारी पूज्य साध्वी देवेष्टि जी, जिन्होंने इस शिक्षा के यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी हुई है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ये भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित एक बोर्ड है। और ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें एक तरफ भारत की सनातन जो वैदिक शिक्षा पद्धति है, जो गुरुकुलीय गुरु शिष्य परंपरा है, उसका समावेश है। वेद दर्शन उपनिषदों का इसमें समावेश है। भारत बोध है, सनातन बोध है, इसमें आत्मबोध है और भारत का सच्चा इतिहास बोध है। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है इसके अंदर। और साथ में ही भाषा बोध के साथ, भाषा में भी हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, और भी काफ़ी हम वैश्विक भाषाओं को इसमें समाविष्ट कर रहे हैं। और भारतीय भाषाओं का भी पूरा समावेश है। साथ में भाषा बोध के साथ विषय बोध को एक आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी उसको दार्शनिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, व्यवहारिकता के साथ, आसपास की प्रकृति से पूरे अस्तित्व के साथ उसको जोड़ते हुए, क्योंकि किसी भी ज्ञान प्राप्ति का जो प्रथम चरण है वो हम से स्वयं से शुरू होता है। तो स्वयं से और अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के परिवेश से हम सीखना प्रारंभ करके उस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को हम आत्मसात करते हैं। तो हमारे शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो भी एक बहुत ही अद्भुत है। हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब प्रकाश डालते रहेंगे कि हमारे विज्ञान का जो प्रशिक्षण, उसकी जो पाठ्यचर्या, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसका जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो पूरा कैसे रहेगा और हमारी जो पेडालॉजी है वो कैसे होगी, उस संदर्भ में पूरा प्रकाश आपको विज्ञान का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर के सारे विषयों में। और बहुत महत्वपूर्ण होगा सोशल साइंस एंड हिस्ट्री, क्योंकि मनुष्य की जो भाव चेतना है, जो कुछ व्यक्ति होता है उसको, वो अपने विचारों का परिणाम होता है। तो उसके मानस को, विचार को घड़ने का जो काम है वह, उसमें भी बहुत प्रामाणिकता के साथ हम सोशल साइंस और हिस्ट्री को उसमें आगे बढ़ाएंगे। और भाषाओं में भी, भाषा इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, संस्कृत होगी, लेकिन उस भाषा में जो पूरी भाव चेतना है, उस भाषा में जो थॉट प्रोसेस है, जो आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल्स हैं, जो इमोशंस हमें ड्राइव करते हैं, उस मानस को जो घड़ने का काम वो भाषाओं के माध्यम से होगा। तो उस संदर्भ में भी प्रकाश डालेंगे कि जो स्टेट बोर्ड्स में, सेंट्रल बोर्ड में या इंटरनेशनल बोर्ड्स में पढ़ाया जा रहा है उससे नया क्या है। भारतीय शिक्षा बोर्ड की हिंदी के पाठ्यक्रम में नया क्या है, संस्कृत के पाठ्यक्रम में नया क्या है, इंग्लिश में नया क्या है, ऐसे ही तमाम विज्ञान में नया क्या है, मैथमेटिक्स में नया क्या है। तो ये सारी नूतनता, और जैसे मैंने कहा इतिहास में तो बहुत कुछ नया होगा। रियलिस्टिक हिस्ट्री जो है वो भारत की और विश्व की पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पक्षपात हुआ है, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, और उन सारे पर्दों को एक एक करके हटाएंगे। आज तो हम बस इतना कह करके आज के संदर्भ में थोड़ा सा मैंने परिचय करवाया, और आगे कहना चाहते हैं कि इसमें करीब करीब 99% माता पिता कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने बच्चों को स्टेट बोर्ड वाले स्कूल में पढ़ाएं, कि हम सेंट्रल बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, कि हम किसी इंटरनेशनल बोर्ड से जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मेरा जो निष्कर्ष है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लगभग जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, यहाँ जिनको विकल्प उपलब्ध नहीं है,
ऐसे ही ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को आज के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। अर्थात जो गवर्नमेंट स्कूल है ज़्यादातर, क्योंकि उनमें स्टेट बोर्ड के पूरे पाठ्यक्रम से होते हैं। थोड़े समर्थ माता पिता हैं या तो समर्थ बालक हैं या तो केंद्रीय विद्यालयों में उनकी संख्या बहुत कम है, उनमें बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जहाँ ज़्यादातर में, कुछ में स्टेट बोर्ड के भी से भी एफिलेटेड है, लेकिन ज़्यादातर थोड़े जिसको कहते हैं नामी गिरामी, जिनका थोड़ा यश प्रतिष्ठा है, वो सब सेंट्रल बोर्ड से संबद्ध होते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड से संबंधित स्कूल होते हैं। और कुछ ज़्यादा ही कुछ समर्थ हों या हाई फाई हों, जो पानी की तरह पैसा बहाते हैं अपने बच्चों के लिए, वो विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड कैसे है, क्यों है, उसके संदर्भ में पूरा कुछ तो प्रकाश हम डाल चुके हैं, कुछ आगे और डालेंगे। मैं हर दिन जो एक बात कहता हूँ, हम भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के, भगवान बुद्ध, महावीर के, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के, हम उनके साक्षात विग्रह, उनके मूर्तिमंत स्वरूप हैं, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके सपनों और संकल्पों को हम पूरा करेंगे शिक्षा के माध्यम से। वो जैसे मानव का निर्माण करना चाहते थे, जिस मानस चेतना का निर्माण, जिस अतिमानस चेतना का निर्माण योगी श्री अरविंद करना चाहते थे, जिस मनोर्भव की बात करके वेद के उद्घोष के साथ जो एक दिव्य व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व महर्षि दयानंद घड़ना चाहते थे, जो सपने थे स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को लेकर के, और हमारे जो है श्रद्धेय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो सपने थे, जय कृष्ण मूर्ति जी के जो सपने थे, जो इस महात्मा गांधी जी के सपने थे, जो चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के सपने थे भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। क्योंकि राजनीतिक आज़ादी तो हमने 15 अगस्त 1947 को पाली, लेकिन शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी अभी भी भारत में नहीं है, आर्थिक आज़ादी भी नहीं है। इसलिए आर्थिक आज़ादी के लिए हमने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को एक शिखर पर लेकर के गए। 3 दशक उसमें यद्यपि हमको लगे। अब ये शिक्षा की आज़ादी का आंदोलन है भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से। चिकित्सा की आज़ादी का आंदोलन है यह पतंजलि वेलनेस के माध्यम से, योगग्राम निरामयम के माध्यम से। और यह सांस्कृतिक वैचारिक आज़ादी का आंदोलन है सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए। उसका जो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अनुसंधान मूलक जो सार्वभौमिक और उसका एक सर्वहितकारी वैज्ञानिक पक्ष है, उसको पूरी दुनिया के सामने आज पतंजलि योगपीठ रख रहा है। तो ये एक मैंने थोड़ा सा परिचय दिया, और अब इस पूरे संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार के हमारे मन में उथल पुथल चलती रहती है, ऊहापोह चलता रहता है। बहुत प्रकार से हम कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, उनकी परवरिश कैसे करें। सब माता पिता ये तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बने कि हमारे कुलवंश का गौरव बढ़ाने वाले बने, वो राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले बने, उनके भीतर वो विराट व्यक्तित्व पैदा हो, जिससे कि वो अपने जीवन को पूरी तरह से समझ सकें, स्वयं को जाने, अपने आप को जगाएं और अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं। तो ये सारे विषय मैंने कई बार रखे हैं, आज भी थोड़ा परिचय के तौर पर रख दिए। तो मैं प्रथम तो आदरणीय श्रद्धेय श्री एनपी सिंह साहब से कहूँगा कि वो 2 मिनट के लिए प्रकाश डालेंगे। आदरणीय श्री एनपी सिंह साहब जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं। पूज्य स्वामी जी को सादर प्रणाम। जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने अभी विस्तार से बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का संकल्प स्वदेशी मूल्यों, विचारों और भारतीय संस्कृति पर आधारित शैक्षणिक व्यवस्था को एक नया आयाम देना है। आप सभी लोग महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे तमाम जो राष्ट्रवादी चिंतक थे, उनके विचारों को हमेशा जानते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं और उनके प्रयोगों को भी देखते रहे हैं। लेकिन उसको एक वृहद आंदोलन के रूप में और अधिक परिष्कृत रूप में पूज्य स्वामी जी ने जो ये व्रत लिया है, संकल्प लिया है, उसके परिणाम स्वरूप ही भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। और ये पहला प्रयोग है, किसी भी प्रदेश सरकार में भी ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है। भारत सरकार ने पहला ऐसा प्रयोग किया पूज्य स्वामी जी की पहल पर कि एक ऐसा बोर्ड हम गठित करें जिसको गठन तो, वैधानिकता तो भारत सरकार करे, लेकिन उसको संचालन, उसको दृश्य देने, उसको विजन प्रदान करने का दायित्व पतंजलि योगपीठ के योगर्ष
स्वामी रामदेव जी करेंगे। हम सभी लोग उनके अंग के रूप में इस विचार को, इस विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर मैं एक शब्द में कहूं तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, मैकाले द्वारा जो 200 वर्ष पूर्व भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था में विश्व डालने का काम किया गया था और पूरे भारत की सांस्कृतिकता को ही, उसकी मौलिकता को नष्ट करने का प्रयास किया गया था, उसके उपचार के रूप में एक अमृत रसायन के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। और बहुत सारे लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी मन में। जब भी कोई नयापन होता है, नया परिवर्तन होता है, एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध भी होता है। बहुत सारे अभिभावकों को लगता होगा जब एक स्थापित बोर्ड चल रहे हैं, हमारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है भारतीय शिक्षा बोर्ड से हमें जुड़ने का। लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर हो, सभी राष्ट्र प्रेमी चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र का अभ्युदय हो, निःश्रेयस के साथ अभ्युदय हो। सभी राष्ट्र प्रेमी ये चाहते हैं कि जो भी इतिहास में गलत तथ्यों के साथ हमको एक पराजित बनाए स्थिति का व्यक्तित्व के रूप में गढ़ दिया गया है, उससे हम कैसे अपने व्यक्तित्व को परिवर्तन करते हुए शौर्य, आत्मविश्वास और एक नवोन्मेष के साथ राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र शिल्प के व्रत लें। उसके लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी को, मुख्यतः बच्चों को, ऐसी शिक्षा पद्धति से जुड़ना होगा जो उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे, जो उनके अंदर मनोबल प्रदान करे, संबल प्रदान करे और भारत बोध हो, सनातन बोध हो। बहुत सारे लोगों को यह भी प्रश्न रहता है कि सनातन बोध क्यों हो, क्यों हम पाश्चात्य बोध के साथ जो राष्ट्र यूरोप के आगे बढ़ रहे हैं, हम उसके साथ क्यों, उसी रूप में क्यों नहीं जुड़ सकते। उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी यूरोप में, चाहे वो लिबरल ह्यूमनिज्म से उपजा हुआ कैपिटलिज्म हो, चाहे वो सोशल ह्यूमनिज्म से उपजा हुआ सोशलिस्टिक कम्युनिस्टिक कंट्रीज हो, चाहे वो अन्य कई देशों में मोनार्क सिस्टम हो, राजतंत्र हो, या विकासवादी प्रवृत्ति के तहत बढ़ने वाले देशों की श्रृंखला हो, अगर उनको हम देखेंगे तो उसमें आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता तेजी से बढ़ती जा रही है और आपस में युवाओं के मध्य, बच्चों के मध्य वैमनस्य, भेदभाव, आक्रामकता का प्रवेश हो रहा है। आप देखते होंगे सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका में बच्चे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके विद्यालयों में अनेक ऐसी घटनाएं आती हैं कि समूह में बच्चों की हत्या हो जाती है, शिक्षकों की हत्या हो जाती है। यदि हम इसी पाश्चात्य बोध के साथ हम बच्चों को पढ़ाते रहे तो हमारे देश में भी उस तरह की प्रवृत्तियों का प्रवेश होगा और आत्मनिर्भर बनने की बजाय हम और एक स्वावलंबन के बजाय हम एक पराश्रयी होते जाएंगे। और आज भी हमारी जो शिक्षा पद्धति है कमोवेश हमको हमेशा पाश्चात्य की ओर मोड़ती है, विदेशी मानसिकता का बनाती है, अपनी संस्कृतिबद्ध हीन दृश्य से देखती है। जबकि शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसके विषय में भारत की ऋषि मनीषा ने हजारों साल पूर्व से बहुत ही गहन चिंतन न किया हो। मात्र एक बिंदु पर अगर मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में मनुष्य को एक चेतन सत्ता के रूप में माना गया है, जबकि पाश्चात्य में मनुष्य को एक संसाधन के रूप में माना गया है। यदि हम पाश्चात्य के लोकतांत्रिक प्रणाली की बहुत प्रशंसा करते हुए ये सोचते हैं कि उनका बोध हमसे वरिष्ठ है, वरीय है, महनीय है, उनको शायद ये भ्रम है कि उनका लोकतंत्र जो भी है वो लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में लोक का संबंध अर्थ है संसार। वह सिर्फ मानव प्रजाति तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के, पृथ्वी के समस्त घटकों, अवयवों के साथ सामंजस्य रखते हुए ऐसे तंत्र को विकसित करने का है जो वर्तमान लोकतंत्र की अवधारणा से भी परे की अवधारणा रही है, जो वेदों में हमें आपस्तंभ धर्मसूत्र में,
हमें पारस्कर गृह सूत्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आचार्य बृहस्पति के बृहस्पति स्मृत में, शुक्र के नीतिसार में, कामंदक के नीतिसार शास्त्र में, ऐसे अनेक नीति शास्त्र के विषय मिलते हैं जिसमें वो मात्र मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव प्रजाति के मध्य सामंजस्य, संतुलन और संयम की संस्कृति तो हो ही, विकास तो हो ही, लेकिन प्रकृति के समस्त घटकों के साथ समावेशी रूप से हो। हमारी भारतीय संस्कृति में समावेशिता का अर्थ मात्र मनुष्यों के विभिन्न समूहों के मध्य सामंजस्य नहीं है, बल्कि समस्त प्राकृतिक घटकों के साथ सामंजस्य है। वास्तव में लोकतंत्र रहा है जिसको कि हम मनुस्मृति के दशमलव पद्धति में भी ग्राम पंचायत के स्वरूप को देख सकते हैं। ऐसे बहुत विस्तृत उदाहरण बाद में हम देंगे। आज बस मैं इतना ही कहूँगा, जैसे अभी सिंह साहब कह रहे थे कि हम एक मानव संसाधन मात्र नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मात्र नहीं है, हम मात्र एक जड़ सत्ता नहीं है, मात्र हम कोई उपभोक्ता नहीं है। ये जो उपभोक्तावाद है, यह जो भौतिकवाद है, यह जो भोगवाद है, केवल हम नौकरी करने के लिए पैदा हुए। नौकरी जीवन का एक साधन हो सकता है। केवल हम जो है जॉब क्रिएशन तो हो ही रहा है ना। वो आज पतंजलि से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब लाख लोग से ज़्यादा तो अभी जुड़े और 5 लाख आने वाले समय में और जुड़ने वाले हैं। जॉब क्रिएशन तो हमने किया है। कैरियर बिल्डिंग, वेल्थ क्रिएशन और तमाम तरह की केवल आर्थिक विकास, केवल भौतिक विकास नहीं, हमने विकास को भी एक संतुलन दिया है। वो सारी बातें आगे होंगी। लगभग इस समय 5000 से अधिक बच्चे इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। पतंजलि के ये आंतरिक जो परिधि है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार है, जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़, बेटा और बेटियों के लिए ये पूरी व्यवस्था है। पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में, देवप्रयाग में केवल बेटियों के लिए व्यवस्था है। ऐसे ही रांची से हमारे पूज्य स्वामी दिव्यदेव जी, देवेष्टि जी और वहाँ की प्राचार्य भी शायद साथ में हैं, तो सुजाता जी, तो वहाँ भी लगभग 2000 बच्चे हैं और हजारों बच्चे पूरे हरिद्वार में, देवप्रयाग में और यहाँ पर आचार्य कुलम में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस पूरे अनुष्ठान के साथ एकात्म हैं और सैकड़ों बच्चे अभी असम में भी 2 गुरुकुल जो चल रहे हैं और अभी एक गुरुकुल का संचालन वहाँ पर अरुणाचल में हो रहा है, एक आचार्य कुलम का संचालन हो रहा है। तो ये इन संदर्भों में हम बात भी करेंगे। पूरी गुरुकुल की दिनचर्या क्या है, किस तरह से हम व्यक्तित्व को घड़ते हैं। सुबह योगाभ्यास से प्रारंभ करके, विद्याभ्यास से लेकर के, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से लेकर के, जो मनुष्य के स्वभाव का निर्माण है, चित्त का, मानस का निर्माण है और उसके भीतर कुशलताओं का विकास है। किस प्रकार से हम एक वैश्विक नागरिक के रूप में अपने आप को गढ़ सकते हैं, वो सारे प्रयास, पुरुषार्थ अलग अलग गुरुकुलों में, अलग अलग जो अपने शिक्षण संस्थान उनमें चल रहे हैं। और उसका जो मूल केंद्र है वो भारतीय शिक्षा बोर्ड अब है। और इसमें भी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसमें 2 प्रकार के पाठ्यक्रम है। एक गुरुकुलीय पाठ्यक्रम है जिसमें समस्त शास्त्रों का समावेश है, और एक जो है ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें आधुनिक पाठ्यक्रम का अधिक समावेश और सार रूप में संपूर्ण भारत और भारतीयता का बोध उसमें अंतर्निहित है।